मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 चैप्टर सेकंड एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.4 में। साथियों, आज हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए 4 से 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, अपनी चर्चा आरंभ करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है। महौली गांव में, कोई एक गांव है महौली, उसमें एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। मतलब एक आयताकार जो भूखंड या प्लॉट है जो स्कूल बनाने के लिए क्या किया गया है साथियों, सुरक्षित किया गया है इस तरीके का। चलो कोई बात नहीं। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 11:4 है साथियों। अब सबसे पहले देखो, अनुपात आ गया ना, तो अनुपात आते ही आप लोग हल में क्या मानोगे, माना कि लंबाई एवं चौड़ाई का आनुपातिक गुणांक। कौन सा गुणांक साथियों? आनुपातिक गुणांक। आनुपातिक गुणांक क्या क्या है? आनुपातिक गुणांक साथियों x मान लो, क्या है? x है। तो अतः अब किसके अनुसार? प्रश्नानुसार, न आपके अनुसार न मेरे अनुसार, ओनली प्रश्नानुसार। आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी साथियों? लंबाई तो हो जाएगी आपके 11x। क्या हो जाएगी? 11x। वह चौड़ाई क्या हो जाएगी साथियों? 4 है तो 4x। समझ में आया कि नहीं आया? अतः प्रश्नानुसार लंबाई 11x व चौड़ाई 4x है। मतलब लंबाई तो 11x हो गई और चौड़ाई हो गई 4x। फिर क्या बोल रहा साथियों, गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, तो टाबरा इतनी चीज तो थाने ध्यान ही है नहीं कि बाढ़ कट कराया करे, कोई प्लॉट रे बीच में तो बाढ़ वे को नहीं, बाढ़ विया करे माट माते। तो ये प्लॉट री जी बॉर्डर है, इर मात बाढ़ करावा। तो बाढ़ कराऊनो मतलब इर परिमाप मत, बाढ़ कहां होगी? परिमाप पर। कहां होगी साथियों? परिमाप पर। समझ में आ गया? तो इस भूखंड पर बाढ़ करवाने का जो खर्चा है ना, वो 1 मीटर के 100 रुपए लगते हैं। तो उस दर से उस ग्राम पंचायत को 75,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखिए कि भूखंड का परिमाप निकालता हूं साथियों में। तो भूखंड का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई साथियों। तो 2 का तो 2, लंबाई 11x, चौड़ाई 4x। मैं क्यों कहूं 11 और 4 15 और 15 दूनी 30x इसका परिमाप होगा साथियों, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। अब देखिए, पुनः प्रश्नानुसार, मतलब फाचो प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ करने का व्यय कितना करेगी ग्राम पंचायत? 75,000 रुपए साथियों। तो इधर भी रुपए है उधर भी रुपए है, दोनों तरफ रुपए से रुपए कट जाएगा, उसको बाद में वापस लिखने की जरूरत है नहीं। तो 100 रुपए का तो 100 रुपए इंटू, अब बाढ़ करेंगे कहां? बाढ़ करेंगे साथियों भूखंड के परिमाप पर। तो भूखंड का परिमाप, तो भूखंड के परिमाप मीटर में आएगा, बिल्कुल सही बात है। और उसको 100 से गुणा कर देंगे, तब आपके मतलब अपने आप खर्चा है वो कितना हो जाएगा सामने? 75,000 रुपए। तो अब देखो साथियों, 100 इंटू भूखंड का परिमाप 30x है और बराबर क्या हो गया? 75,000 रुपए। तो अब देखिए 30x का तो 30x प्यारे विद्यार्थियों, या एक काम कीजिए, 30 को 100 से गुणा करवा लीजिए, आपके 3000x हो जाएगा साथियों। 3 का 3 1 2 3 और टेंशन फ्री है, तीनों जीरो लिख दिया साथियों। अब क्या है आपके पास? 75,000। तो अब इसको ध्यान से देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर तो 75,000 है और इधर x के गुणा में जो 3,000 है वो साथियों इधर भाग में आ जाएंगे, और 1 2 3 ऊपर वाले तीनों ही जीरो फ्री, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब क्या बचा आपके पास? या तो 75 या 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 7 में चला गया 2 बार साथियों, 3 दूनी 6, और 7 में से जब 6 जाता है तो पीछे बचता है 1 और 5 हो जाएंगे साथियों 15, और 15 में 3 का भाग चला जाएगा आपके 5 बार। तो x बराबर कितना आया है? 25। तो अब क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे अतः भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या थी साथियों? 11x।
तो कर दो 11 को 25 से गुणा और पीछे लगा दो मीटर। तो 11 को 25 से गुणा करोगे 11 पॉइंट 55 हासिल की 5 और 11 दूना 22, 22 और 5 हो जाएंगे साथियों 27, मतलब 275 मीटर। और उसके बाद देखिए भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई साथियों, तो भूखंड की चौड़ाई लाओगे तो वो है 4x प्यारे विद्यार्थियों। तब आप 4 को करोगे 25 मीटर से गुणा, तो मैं तो कतई नहीं कहूं कि 100 मीटर आएंगे साथियों। तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। कि सर कि हाँ मैं मानू को नहीं, मन ठाई जी बेटा। तो अब कर ले जांच, जांच करी तो जांच में कहीं आई परिमाप लाओ पहले। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 275 और 100 हो जाएंगे साथियों 375। फिर उनको गुणा करवाना है 2 से, तो 375 को जब आप 2 से गुणा करवाओगे तो ये तो 375 और ये 2, 5 दूनी 10 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7। मतलब परिमाप कितना आया है साथियों 750 मीटर। इसको करवा दो 100 से गुणा, तो ये तो 750 और लार 2 जीरो बड़ लगाई दो, तो कुल 75,000 रुपया बाढ़ कराने खर्चो आवे कुनिया वे साथियां। कि सर जी एकदम आवे, हाची बात है, हाची बात है। जन 75,000 ले आओ, अब आर मऊली गांव में जाए एना आप बाढ़ कराई देवा। चलो अब करा आप सातों सवाल। प्यारे साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सवाल है। सवाल आपसे क्या बोल रहा है, हसन नाम का एक बच्चा है जो स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदा है। सीधी सी बात है 2 प्रकार का कपड़ा खरीदेगा साथियों, क्योंकि शर्ट का कपड़ा अलग होता है और पतलून का कपड़ा अलग होता है। पतलून मतलब पैंट का। तो इसमें कमीज के कपड़े, शर्ट का जो कपड़ा है उसको तो वो 50 रुपए प्रति मीटर की दर से, और जो पतलून का कपड़ा है उसको वो 90 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदता है साथियों। फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, वो प्रत्येक कमीज के लिए, अब याद रखना प्रत्येक कमीज के लिए 3 मीटर कपड़े, देखो प्रत्येक कमीज के 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का कितना कपड़ा खरीदता है साथियों, पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो कमीज और पतलून के जो कपड़े का अनुपात है वो कितना आ गया साथियों, 3:2 आ गया। फिर आपसे प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह कपड़े को, मतलब इसको तो 12% लाभ पर बेचता है और इसको 10% लाभ पर बेच करके 36,600 रुपए कमाता नहीं है, प्राप्त करता है। मतलब दोनों को बेच दिया तो बेचने के बाद उसको 36,600 रुपए मिले। यहां आपको सीधा अनुपात नहीं दिया गया है, लेकिन ये अनुपातों के अंदर ही है साथियों। तो हल के अंदर क्या लिखोगे आप, माना कि कमीज व पतलून के कपड़े का कौन साथियों, आनुपातिक, आनुपातिक गुणांक, आनुपातिक गुणांक x है, अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार हसन 3x मीटर कमीज व 2x मीटर पतलून का कपड़ा खरीदेगा, पतलून का कपड़ा खरीदेगा, खरीदेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, चलो तो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब मेरी बात सुनो साथियों, यदि कोई आदमी 100 रुपए में कोई चीज खरीदता है और उसको 12% लाभ पर उसको वापस बेचनी है, देखो पहली चीज ये देखना, 100 रुपए में यदि कोई वस्तु खरीदता है और उसको 100 मतलब 12% लाभ पर बेचनी है, तो वो उसको 112 रुपए में बेचेगा कि नहीं बेचेगा साथियों, कि सर बिल्कुल बेचेगा। और यदि 100 रुपए में वो खरीदता है और 10% लाभ पर बेचनी है, तो वो 110 रुपए में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, कि सर बिल्कुल बेचेगा। तो इस वजह से देखिए यहां क्या हो जाएगा आपके, यहां तो लिखोगे कमीज का कपड़ा, पहले क्या लिखोगे, कमीज का कपड़ा, फिर इंटू प्रति मीटर लागत, प्रति मीटर लागत, इतने में तो उसने खरीदा। फिर लाभ कितना कमाया, इसका 10%, 12%, तो 12% यहां क्या लिखोगे साथियों, लाभ। फिर प्लस यहां क्या लिखोगे, पतलून का कपड़ा, पतलून का कपड़ा। फिर क्या लिखोगे, प्रति मीटर उसकी लागत, प्रति मीटर लागत। फिर इस पर लाभ कितना कमाया है, 10% लाभ।
और इस तरीके से इस पूरे सौदे को उसने बेचा कितने में है, 36,600 रुपए में साथियों। अब ये बात आप लोगों की समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखिए कमीज का कपड़ा कितना खरीदा कि सर 3x मीटर, और लागत कितनी थी, लागत आपको प्रश्न में यहां दी हुई है, कमीज का कपड़ा 50 रुपए प्रति मीटर, 50 रुपए प्रति मीटर, और पतलून का कपड़ा 90 रुपए प्रति मीटर है साथियों। चलो तो यहां आप किससे गुणा करोगे, अब इसको यहां गुणा करोगे 50 रुपए से, ठीक है, 50 रुपए से, फिर इंटू कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है कमीज वाले को, कमीज वाले को बेच रहा है 12% लाभ पर, और पतलून वाले को 10% लाभ पर। तो यहां क्या लिखोगे 12%, प्रतिशत 100 प्लस 12 है ना साथियों, तो वो हो जाएंगे आपके 112, फिर प्लस 112 और बटे में प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा साथियों। ठीक इसी तरीके से इस तरफ देखिए पतलून का कपड़ा कितना है 2x मीटर, खरीद के कितने में लाया 90 रुपए प्रति मीटर में, और 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 बटे 100 हो जाएगा, और इस तरीके से 36,600 रुपए वो कमा रहा है, बेचने के बाद प्राप्त कर रहा है साथियों। तो 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10 कट गया प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा 3x का तो 3x इंटू 12 पान की 60 हसल की, या ऐसे देख लो ना आप 5 दूनी 10 हसल की 1, 5 एकम 5 और एक हसल वाली 6, और फिर 5 एकम 5 बटे में अभी भी 10 है साथियों, फिर प्लस ये हो जाएगा 11 नम 99, 99 दूनी 198 x इक्वल्स टू 36,600। अब 10 से 10 कट गया प्यारे साथियों, तो ये हो गया 6 18 हसल की 1, 5 15 और 1 16, तो 168x प्लस 198 इक्वल्स टू 36,600। 168 प्लस 198 करोगे साथियों तो ये 168, ये 198, 8 और 8 16 हसल की 1, 9 और 1 10 और 6 16 हसल की 5 1, तो 366 आया साथियों। तो आएगा 366x इक्वल्स टू 36,600। अब सबसे बड़ी बात देखो प्यारे साथियों, x के गुणा में कौन है 366, तो उसको भेज दो उधर भाग में। तो जैसे ही 366 भाग में आएंगे, 366 का भाग 366 में एक बार, और पीछे है 2 0, मतलब x बराबर कितना आया 100। अब देखिए अतः हसन पतलून के लिए, पतलून के लिए, पतलून का ही पूछा ना साथियों, हाँ, तो 2x बराबर 2 इंटू 100 मीटर इक्वल्स टू 200 मीटर कपड़ा खरीदेगा साथियों। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर आएगो मान ले कौन मान ले कि सर मरिया ही नहीं माना, आत्मा ने ठाई जाए बेटा। अब देखो भाई 300 मीटर तो कपड़ा खरीदता शर्ट का, और 200 मीटर कपड़ा खरीद लेगा वो आपके किसका, पतलून का। तो देखिए 300 मीटर कपड़े को वो 50 रुपए में खरीदता है और फिर उसको 112% लाभ पर बेच देता है साथियों। समझ में आ गया आपके कि सर बिल्कुल सही बात है। फिर प्लस इस 200 मीटर कपड़े को प्यारे विद्यार्थियों वो 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है और फिर 10% लाभ पर बेचता है, तो 110 बटे 100 हो जाएंगे साथियों। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा आपके, अभी आपने इसको इससे गुणा किया, 5 को 112 से गुणा किया तो कितना आया था 168, कितना आया था साथियों, 5 को 112 से गुणा किया तो 560 आया था। तो ये वापस गुणा कर लो ना, भले ये 0 का ये 0, 5 दूनी 10 हसल की 1, 5 एकम 5 और हसल वाली 1 6, और फिर 5 का 5 साथियों। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो 11 नम 99, 99 दूनी 198 और पीछे 2 0 है साथियों। तो 3 को 156 से गुणा करोगे तो ये 168 और पीछे 2 0, और ये 198 और पीछे 2 0। तो प्यारे साथियों 16,800, थोड़ा देखो दिखाई नहीं दे रहा है, एडजस्ट कर देता हूं। 16,800 और 19,800 को जोड़ोगे तो 36,600 आएंगे पूरे के पूरे। मतलब अपना आंसर 100% सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए साथियों 8वां सवाल बहुत ही रोचक प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। तो सबसे पहले देखिए हिरणों का एक झुंड है, उसमें से आधा हिस्सा है वो आपके आधा भाग है हिरणों का, क्या कर रहा है, मैदान में
चर रहा है, और बाकी जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसका 3/4 पड़ोस में खेल रहा है, और उसके बाद भी जो 9 हिरण बच गए वो तालाब में पानी पी रहे हैं साथियों। तब आपको ये बताना है कि झुंड में कुल कितने हिरण हैं। तो हमें मालूम नहीं है ना झुंड में कुल कितने हिरण हैं, तो मान लो, माना कि झुंड में कुल x हिरण है। कितने हिरण है साथियों? x हिरण है। अब देखिए प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या, चर रहे हिरणों की संख्या कितनी है साथियों? कुल हिरणों की आधी, कुल हिरणों की आधी है साथियों। तो कुल हिरणों की आधी है तो उसमें 2 का भाग दे दो, मतलब कुल हिरण x है तो पीछे कितने बचे? मतलब कुल हिरण x है तो मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या कितनी है? x/2। फिर प्रश्न बोल रहा है शेष का 3/4। तो अब देखो, पड़ोस में खेल रहे हिरणों की संख्या, पड़ोस में जो हिरण खेल रहे हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो शेष का, किसका? शेष का 3/4। 3/4 मतलब 3/4। अब देखिए शेष कितने थे? वे आधे तो घास चर रहे हैं तो बाकी के बचे हुए आधे हैं, उनका क्या? 3/4 मतलब ये हो गया आपके 3x/8 भाग हिरणों का है, वो पास में ही खेल रहा है। अब वापस प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या जो है वो प्रश्न खुद 9 बता रहा है साथियों। तो तालाब में पानी कितने हिरण पी रहे हैं? तो देखिए कुल हिरणों में से चरने वाले हिरणों की संख्या घटा दो आप, चरने वाले हिरण, फिर उनमें से पास में खेल कूद रहे हिरणों की संख्या, उनको भी घटा दो साथियों। खेल कूद रहे हिरण उनको भी घटा दो, बाकी जो बचेंगे वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो कुल हिरण कितने हैं साथियों? x, फिर उसमें x/2 घटाओ चरने वाले हिरणों को, फिर उसमें से आप लोग 3x/8 घटाओ पास में खेल रहे हिरणों को, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 1 है। 1, 2 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे ना साथियों तो 8 ही आएगा। 1 का भाग दीजिए 8 में 8 बार और 8 को ऊपर वाले x से गुणा करेंगे तो 8x आ जाएगा। फिर 2 का भाग दीजिए 8 में 4 बार और 4 को ऊपर वाले x से गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा साथियों। फिर माइनस का माइनस, 8 का भाग 8 में 1 बार और 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा और बराबर में 9 और बटे में कुछ नहीं है तो क्या है साथियों? 1 है। अब देखिए आप 8x, ये 8x माइनस 4 और 3 हो गए 7x साथियों, ये 7x बटे में कितने हैं? 8 और इक्वल्स टू ये क्या है? 9/1। प्यारे साथियों 8 में से 7 चला गया, पीछे बचा केवल 1x, बराबर x/8 बराबर 9/1। तिरछा गुणा कर दीजिए तो 1 को आप लोग 8 से 1 को x से गुणा करोगे तो x हो जाएगा और 8 नम कितने हो जाएंगे? 72। तो झुंड में कुल कितने हिरण हैं? अब ये आपको लिखना है। अतः झुंड में कुल x बराबर 72 हिरण है। के सर के हाँ कि मैं मानू को नहीं, आत्मन 28 जी बेटा। 72 का आधा 36 हिरण है जगह तो घास चरे, और लर बच्योड़ का 36 का 3/4 मतलब वो भाग दियो इनमें 9 नम चौक 36 और नम तिया 27 हिरनिया है जका आड़ पाड़ कटी कुद है और रमे है, और लारे बचिया 72 मुँह 36 निकल गया, लार बचिया 36 और लारला 36 मुँह 27 गया परा 9 हिरण है जका आपरे नाडीर में पानी पिए। आप बात समझ में आई को नहीं? कैसा हची आएगी? तो चलो अब आप करा अगलो सवाल नौवां सवाल बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, 1 मिनट में हल हो जाए इतना आसान है। दादाजी की आयु उसकी पोती की आयु की 10 गुनी है
तो छोटी कौन है? पोती है। यूं नहीं बेटा दादाजी ने छोटा कर दो, तो पोती की आयु है वो x वर्ष मान लो, तो ऑटोमेटिक जो दादाजी की आयु है वो इससे 10 गुनी आपके 10x हो जाएगी। भाषा नहीं लिखाऊंगा, भाषा आपको लिखनी है अब इसमें। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 साल ज्यादा है, तो मैं क्यों कहूं कि भाई दादाजी 60 वर्ष का है और वो बिचियो है जो को 6 साल रो है। देख लो बार खुद आ जाए। तो अट कहीं लिखो, प्रश्न 5 होगा क्या वे दादाजी की आयु, दादाजी की आयु में से यदि पोत्री की आयु घटाई जाए साथियों तो 54 वर्ष आते हैं, क्योंकि दादाजी पोती से 54 साल बड़े हैं। तो दादाजी की आयु तो 10x, पोती की आयु x बराबर 54। 10 में से 1 चला गया, 9x बराबर 54, तो x बराबर 54 बटा 9। 9 गुना में है, भाग में आ जाएगा साथियों, तो 9 का भाग 54 में चला गया 6 बार, मतलब x बराबर 6। क्यों ना, मतलब वो बिचियो 6 साल रो है और बेचारा दादाजी है जगह 10 × 6 60 साल रहा है साथियां। मजो आयो कि नहीं आयो? आयो। तो चलो आयोजन अगला प्रश्न रो और मजो लेवा, प्रश्न संख्या 10 साथियां। चलिए साथियों, एक्सरसाइज 2.4 और आज के इस छोटे से सेशन का ये आखिरी प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, 3 गुनी है साथियों। तो छोटा कौन है? अमन का पुत्र छोटा है। बड़ा कौन है? अमन बड़ा है। तो अमन के पुत्र की आयु यदि मैं x वर्ष मानूं तो अमन की आयु उससे 3 गुनी 3x हो जाएगी साथियों। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? माना कि अमन के पुत्र की, किसकी? पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब आज के दिन में आयु क्या है साथियों? x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। तो अतः किसके अनुसार साथियों? प्रश्नानुसार। अतः प्रश्नानुसार किसकी आयु? अमन की। अतः प्रश्नानुसार अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु अमन के पुत्र से 3 गुनी 3x होगी साथियों। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया। अब वापस प्रश्न क्या बोल रहा है? पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले अमन की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी साथियों। मतलब अमन की जो आयु है वो उसके पुत्र की जो आज आयु है उससे 5 गुनी थी। तो आज पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष। और कितने साल पहले की बात कर रहा है? 10 साल पहले की। तो आज अमन जैसे मान लो 15 साल का है, तो 10 साल पहले वो बिचियो 5 साल रो जो टाबरा, तो वे की कराई अपा x रे मयू 10 घटा माजन आई। और 10 साल पहले अमन खुद कितना साल रो? 3x - 10 साल रो साथियां। तो क्यों नो, मतलब देखो, तो दोनों आयु 10-10 घटाई दिया और अमन जी की आयु है बी बिचारी आयु री 5 गुनी है साथियां। तो अब आप कहीं कर दे वहां 3x रो 3x -10 रो -10, 5 को x से गुणा करवाओ 5x और फिर 5 को -10 से गुणा किया -50 साथियों। तो अब क्या लिखोगे? 3x का दाईं ओर तथा -50 का बाईं ओर पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करोगे साथियों, 5x का तो 5x प्लस का 3x इधर आया, माइनस का हो गया -10 का -10, प्लस का माइनस का 50 इधर आया, प्लस का 50 हो गया साथियों। 5x में से 3x चले गए, 2x बचे साथियों, और 50 में से 10 चला गया, 40 बचा साथियों। तो x बराबर हो जाएगा 40/2। 2 का भाग 2 में 1 बार, 40 में चला गया 20 बार। तो कहने का मतलब क्या है? अतः अमन के पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है साथियों। और अमन की जो वर्तमान आयु है वो 3x है। तो 3x का मतलब 3 × 20 वर्ष। तो कहने का मतलब 60 साल का है वो अमन है साथियों। अब देखिए कि सर मैं तो मानू को नहीं, तो आ बेटा मंठाई जी, आज अमन है साथियों वो 60 साल का है। तो आज से 10 साल पहले कितना साल का था? 50 साल का था। और आज अमन का बेटा 20 साल का है, तो अमन का बेटा 10 साल पहले कितने साल का था? 10 साल का था। तो अमन आज से 10 साल पहले अपने बेटे का 5 गुना आयु का था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो जांच हो गई कि नहीं हो गई? कि सर 100% हो गई। तो चलिए फिर मिलते हैं
एक चर वाली रैखिक समीकरण के अगले भाग में प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू साथियों।